नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें झूठा मामला दर्ज कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। झूठे केसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आरोप लगाकर झूठे केस दर्ज कराना, सिविल नेचर के केसों को क्रिमिनल नेचर का बनाकर कोर्ट और पुलिस को गुमराह करना, कानून का मिसयूज करना, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनके खिलाफ कोई झूठा मामला दर्ज हुआ था, या जो झूठा मामला दर्ज कराने की सोच रहे हैं वो सावधान हो जाएं। इस जजमेंट को पढ़कर जिस हिसाब से कानून का मिसयूज बढ़ता जा रहा है, लोग कानून का दुरुपयोग करने लगे हैं, झूठे मामले दर्ज कराने वालों की अब खैर नहीं होगी। इससे पहले भी कई जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें झूठा मामला दर्ज कराने पर, झूठे केस दर्ज करने पर या तथ्यों को घुमा फिराकर कोर्ट के सामने पेश करने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाया गया है। लेकिन इस मामले में ये अभी हाल ही का आया हुआ जजमेंट है 11 जनवरी 2024 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कानून का मिसयूज करने के लिए, कोर्ट और पुलिस को गुमराह करने के लिए और मामले को तोड़ मरोड़ कर दूसरे तरीके से कोर्ट के सामने रखने के आरोप में जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी उसी के ऊपर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है। तो आप लोग सावधान हो जाएं, इस तरह की गलती करने से बचें। कानून बना है हम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, हमारे हक अधिकारों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर आप इसका मिसयूज करते हैं तो उसका परिणाम इस हद तक मिल सकता है जैसा कि इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जजमेंट का नाम है दिनेश गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, 11 जनवरी 2024 का जजमेंट है। डिटेल में जानकारी अगर आप चाहते हैं तो जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए कि क्या था पूरा मामला और किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आखिर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, और आप इस केस को अपने मामले से कैसे जोड़कर झूठा केस करने वालों को सजा दिला सके, इस सब तरह की कंप्लीट जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाएगी और अधूरी जानकारी आपके काम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। जैसा कि देखने में आता है कि पति पत्नी के बीच में भी जब विवाद होता है तो पति पत्नी के बीच में बात कुछ नहीं होती है, छोटी मोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा या गुस्सा होते हैं, लेकिन किस तरह के झूठे मामले दर्ज करा दिए जाते हैं पति और ससुराल वालों के खिलाफ आरोप लगाकर। छोटी मोटी लड़ाई जो होती है उन्हें क्रिमिनल नेचर के केसेस दर्ज करा दिए जाते हैं और पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित किया जाता है। ये मामला पति और ससुराल वालों के खिलाफ तो नहीं था, दो कंपनी के मालिकों के बीच में था, जिस पर ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। जो सिविल नेचर के मामले हैं वो बहुत सालों तक चलते हैं और उसमें इस तरह के कठोर सजा, दंड या जुर्माने का प्रावधान भी नहीं है जो क्रिमिनल नेचर के केस में होता है। इसीलिए लोग गलत तरीके से कानून का मिसयूज करके, झूठ बोलकर सिविल नेचर के केसेस को भी क्रिमिनल में कन्वर्ट करके बदला लेने की भावना से केस करते हैं, जैसा कि पति पत्नी के विवाद में भी नॉर्मली होता है। इसमें भी दो कंपनी के जो मालिक हैं उनके बीच में इस बात को लेकर FIR दर्ज कराई गई थी। कंप्लेनेंट का कहना था कि शॉर्ट टर्म लोन लिया था एक्यूज्ड ने और उसे लौटाया नहीं, और जब उनसे अपना लोन दिया हुआ पैसा वापस मांगा गया तो पहले तो वो बहाने बनाने लगे, बात को टालने लगे, और फिर कुछ समय बाद उन्होंने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया और मिलना जुलना भी बंद कर दिया। कंप्लेनेंट के पास और कोई विकल्प था नहीं, इसीलिए उन्होंने कानून का सहारा लिया अंत में थक हार कर, ताकि वो अपना पैसा रिकवर कर सके। इस मामले में कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड के खिलाफ IPC के सेक्शन 420 यानी चीटिंग, 467 फोर्जरी और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन की, मामले की तहकीकात की। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा
एक्यूज्ड के खिलाफ समन इशू कर दिया गया। एक्यूज्ड इस समन के आदेश से सहमत नहीं था, इसलिए उसने हाई कोर्ट में अपील लगाई और एफआईआर और समन को क्वैश करने की मांग की। हाई कोर्ट में एक्यूज्ड की सुनवाई नहीं हुई कि एप्लीकेशन जो है उसे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसके बाद एक्यूज्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पे अपनी तरफ से अपने पक्ष के जो भी तर्क थे वो सुप्रीम कोर्ट में एक्यूज्ड ने रखे। सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क दिया एक्यूज्ड ने, उस बात को ध्यान में रखते हुए कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के जो भी डॉक्यूमेंट थे, जो भी तर्क दिए गए थे, उन सबको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि पैसों के लेन देन का तो मामला ये है ही नहीं। एक अलग नेचर में बनाने का प्रयास किया गया है। सिविल नेचर के केस को क्रिमिनल बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कंप्लेंट जो हुई है शुरुआती दौर में, जो मामला दर्ज कराया गया है, उसमें पैसों की लेन देन का कहीं जिक्र ही नहीं है। अपोजिट पार्टी के एडवोकेट का भी यही कहना था कि ये मामला जो है ये पैसों के लेन देन का है ही नहीं। दोनों पक्षकार बिजनेसमैन हैं और अलग अलग कंपनी चलाते हैं। इसमें कंप्लेनेंट का कहना था उसने एक्यूज्ड को 5 करोड़ 16 लाख और 11 करोड़ 29,50,000 रुपए शॉर्ट टर्म लोन के तौर पर दिया था, जिसे एक्यूज्ड ने नहीं लौटाया है। जबकि ये दोनों ट्रांजैक्शन एक्यूज्ड और उनके पार्टनर्स के नाम पर जो रजिस्टर्ड कंपनियां थी उनमें ट्रांजैक्शन किया गया था। इन पैसों का समय पश्चात डेब्ट इक्विटी में कन्वर्ट हो गया और कंप्लेनेंट को कुछ परसेंट शेयर के अलॉट किए जाते हैं और शेयर सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, लेकिन उसे कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। साथ ही अपोजिट पार्टी के जो लॉयर थे उनका ये कहना था कि 8 साल जो पैसों की लेन देन हुई थी उसके 8 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड के खिलाफ इस तरह के मामले दर्ज कराए हैं। अगर उनका पैसा रिकवर होना था, उन्होंने लोन के तौर पर पैसे दिए थे, तो उन्होंने पिछले 8 सालों में अपने पैसे को रिकवर करने के लिए रिकवरी सूट क्यों नहीं फाइल किया। इस तरह के पैसों की लेन देन को लोन कहना उचित नहीं होगा, ये एक्यूज्ड के लॉयर का कहना था, क्योंकि इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है। साथ ही कभी शेयर की बात की जाती है, कभी लोन की बात की जाती है, कभी इक्विटी की बात की जाती है, और कोई भी पैसा अगर शॉर्ट टर्म लोन था तो वो वापस लेने के लिए 8 साल का समय बीत गया, कोई भी पैसे वापस करने से संबंधित मांग, शिकायत या कोई कानूनी प्रक्रिया जो कंप्लेनेंट ने है उन्होंने क्यों नहीं अपनाई और अपना पैसा वापस लेने का प्रयास क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे तथ्यों को देखते हुए ये पाया कि बिजनेस के लेन देन का ये मामला है और उसी में चलते मतभेद को लेकर बदला लेने की भावना से सिविल नेचर के केस को इस तरह से बदलकर तोड़ मरोड़ कर न्यायालय के समक्ष रखा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, जब शेयर अलॉट किए गए थे पैसे को डेप्थ में डालकर, तो जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया था, तब कोई लीगल कार्रवाई नहीं की थी। ओवरऑल सारे तर्कों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि अगर कोई व्यक्ति पैसा देगा, उसके पैसे से बाद में उसको शेयर अलॉट हो जाएंगे, तो वो उस पे भी ऑब्जेक्शन उठाएगा। साथ ही उसका पैसा अगर कोई ले लेता है और 8 शॉर्ट टर्म लोन कह के लेता है और 8 सालों तक नहीं लौटाता है, तो भी उसे लीगल प्रोसीडिंग में जाना चाहिए। एक बात और भी निकल कर आई कि ये मामला दिल्ली का था, पक्षकार जो हैं उनके बीच में जो भी लेन देन ट्रांजैक्शन थे वो दिल्ली से हुए थे, लेकिन इस मामले को 8 साल बाद गौतम बुद्ध नगर जुडिक्शन में किया गया। सारे तथ्यों को देखकर, सारे फैक्ट्स को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये पाया कि गलत तरीके से जुडिक्शन बनाकर और गलत तर्क देकर सिविल नेचर के मामले को क्रिमिनल में कन्वर्ट करके कानून का, पुलिस का समय खराब किया गया है, कानून का मिसयूज किया गया है और ऐसे लोगों को सबक देना चाहिए, इन्हें आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। एक्यूज्ड के खिलाफ जो मामला था उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया ही, रद्द कर दिया। साथ ही जो कंप्लेनेंट था उस पर जुर्माने के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर 25 लाख रुपए पे करने का आदेश भी दिया। तो अगर आप लोग भी किसी की बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर इस तरह की गलती या बेवकूफ़ी करते हैं कि
मामले को तोड़ मरोड़ कर आप न्यायालय के समक्ष रखेंगे, पुलिस के समक्ष रखेंगे, तो गलत तथ्य देने पर, गलत साक्ष्य देने पर और गलत तरीके से मामले को न्यायालय और पुलिस के समक्ष रखने पर आपके अगेंस्ट FIR भी हो सकती है, आपको जुर्माने से दंडित भी किया जा सकता है। तो इस तरह की गलती करने से बचें। कानून हमारे उपयोग के लिए बना है, सदुपयोग करें उसका, दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। और जो मामला हो उसी को अगर आप फाइट करेंगे, बेशक समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको इस तरह की पनिशमेंट नहीं भुगतनी पड़ेगी जैसा कि इस मामले में हुआ। जजमेंट का नाम और लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से अगर आप और जानकारी चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पति पत्नी के बीच में झूठे मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाकर गलत FIR दर्ज कर देते हैं। उन्हें भी सावधान होने की जरूरत है इस जजमेंट को समझने के बाद कि अगर झूठे आरोप लगाकर, झूठे तर्क देकर, जुडिक्शन बदल कर, जैसा कि इस मामले में हुआ था, आपने FIR करने की कोशिश की, कानून का समय और पुलिस का समय बर्बाद करने का प्रयास किया, मिसयूज करने की कोशिश की, तो आपके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।